स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात करें चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नेम रिस्पायरेटरी सिस्टम। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो फर्स्ट हम बात करें रिस्पायरेशन के बारे में। और रिस्पायरेशन के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने रिस्पायरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है और रिस्पायरेशन के बारे में हमने यह भी पढ़ा है कि रिस्पायरेशन क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या एक लिविंगनेस कैरेक्टर होता है एक ऑर्गेनिज्म का। अब रिस्पायरेशन कहेंगे किसे हम कि भाई ये जो एक्शन जो इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर से जो हम O2 को इंटेक करें और CO2 को हम रिलीज कर रहे हैं और उनके साथ साथ में ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है या एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो कंबाइंड जो प्रोसेस है वो रिस्पायरेशन कहलाती है। उनके बाद में हमने रिस्पायरेशन के टाइप्स हमने पढ़े हैं। रिस्पायरेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन का दूसरा नाम आता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो हमेशा इन्वायरमेंट एंड लंग्स के बीच में होता है या लंग्स की जो एरोलाई होती है उनके बीच में होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान या गैसों का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। तो O2 एंड CO2 को जो गैसों का जो आदान प्रदान इन्वायरमेंट एंड लंग्स के बीच में जो हो रहा है उस रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल किसके? सेल्स के। तो सेल्स के इंटरनल पार्ट, सेल्स के जो इंटरनल पार्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट में जो रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाता है जिसमें O2 का यूज होता है, CO2 रिलीज होती है। तो CO2 हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। तो CO2 बाय ब्लड के माध्यम से वापस कहाँ पे आती है? लंग्स कैविटी में आती है जिसको हम बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। तो इस प्रकार का रिस्पायरेशन क्या कहलाता है? इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन भी दो प्रकार का होता है। किसके बेस पर? O2 की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पर। भाई सेलुलर रिस्पायरेशन में O2 पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है उसके आधार पर सेलुलर रिस्पायरेशन के दो प्रकार आते हैं। एक तो आता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? वह रिस्पायरेशन जो O2 की प्रेजेंस में होता है उस रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो H2O बनेगा, CO2 बनेगी, प्लस में ATP का निर्माण होगा। दूसरा आता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? O2 की एब्सेंस में होने वाला रिस्पायरेशन। O2 की एब्सेंस में होने वाला रिस्पायरेशन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन मोस्टली आपको बैक्टीरिया में एंड मसल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया में जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तब उसमें भी क्या हो रहा है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है और साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में ATP का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब हम मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स को जब पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल रही है और उसमें बार बार ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में वहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। ये तो अब तक हमने पीछे पढ़ा है। आज हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो ह्यूमन की रिस्पायरेटरी सिस्टम को मोस्टली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है रिस्पायरेटरी पाथवे। पहला कौन सा आता है? रिस्पायरेटरी पाथवे। दूसरा आता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो ह्यूमन की रिस्पायरेटरी जो सिस्टम उसको हम दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। पहला भाग कौन सा है? रिस्पायरेटरी पाथवे। दूसरा कौन सा है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब रिस्पायरेटरी पाथवे रिस्पायरेशन के लिए पथ का निर्माण कौन कौन से ऑर्गन कर रहे हैं हमारी बॉडी के, उसकी बात करते हैं। तो पहला तो ऑर्गन कौन सा होता है? नोस्ट्रिल। दूसरा ऑर्गन क्या होता है? नेजल कैविटी। तीसरा होता है नेसोफेरेंजियल कैविटी। चौथा होता है लैरिंक्स। पांचवा होता है ट्रेकिया और छठा होता है ब्रोंकियल, ठीक है ना। तो ये 6 या 7 ऑर्गन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? रिस्पायरेटरी पाथवे का निर्माण करते हैं।
उसी प्रकार रिस्पायरेटरी जो मेन रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स। आगे हम लंग्स के बारे में बात करेंगे तो लंग्स की संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोस्ट्रिल के बारे में। नोस्ट्रिल आउटर ऑर्गन, रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे जो आउटर ऑर्गन होता है, बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है या 2 भागों में डिवाइड रहता है नोस्ट्रिल, ठीक है ना। दूसरा होता है नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी की जब हम बात करते हैं, नेजल कैविटी में एक मुक्कस लेयर पाई जाती है, श्लेष्मा की एक मुक्कस लेयर जो नेजल कैविटी को मॉइस्ट बनाने का काम करती है। इसके साथ साथ नेजल कैविटी में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने या हेयर आपको देखने को मिलेंगे। और हेयर, यहाँ पे हेयर का काम क्या होता है, जो एयर के साथ, जो वायु के साथ या हवा के साथ या एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, तो उसको रोकने का काम कौन करते हैं, नेजल कैविटी में प्रेजेंस हेयर करते हैं, ठीक है ना। उनके बाद हम बात करते हैं नेजोफेरेंजियल कैविटी। नेजोफेरेंजियल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी एंड लैरिंक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब नेजोफेरेंजियल कैविटी के एंड पॉइंट पर एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। और लैरिंक्स क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन होता है। ये साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन भी है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी पार्टिसिपेट कर रहा है लैरिंक्स। इनके बाद में आती है, अब लैरिंक्स किसमें ओपन होता है, एक ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसकी लेंथ होती है वो अबाउट 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है ना। लैरिंक्स आगे जाकर के ट्यूबुलाइट स्ट्रक्चर में ओपन होती है। और ट्यूबुलाइट ऐसी ट्यूबुल जो रिंग से बनी हुई होती है, और उस रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे ट्रेकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिसकी लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उनके बाद आती है ब्रोंकियाई। ट्रेकिया आगे जाकर के ब्रोंकियाई में ओपन होता है। अब ब्रोंकियाई की जब हम बात करेंगे तो ब्रोंकियाई भी आगे जाकर के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई में डिवाइड होता है। ये तो होगा रिस्पायरेटरी पाथवे के बारे में। उनके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन का क्या होता है, लंग्स होते हैं। लंग्स की संख्या कितनी होती है, 1 पेयर या 2 होती है, 1 पेयर। तो यहाँ पे लंग्स को पोजीशन के आधार पर इसको राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। ये क्या होगा, लेफ्ट लंग्स, और ये क्या होगा, राइट लंग्स। लंग्स की संख्या 2 हो गई ना, 1 पेयर। तो पोजीशन के बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है उसके आधार पर हम उसको राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स लंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब हम राइट लंग की अगर हम बात करें तो राइट लंग को 3 लोब में डिवाइड रहता है, 3 लोब या 3 भागों में वो डिवाइड रहता है। जबकि जो लेफ्ट वाला है वो 2 भागों में डिवाइड है, या वो 2 लोब में डिवाइड रहता है। उनके बाद में अगर हम बात करें, लंग्स की जो पोजीशन होती है वो होती है थोरेसिस कैविटी में, हार्ट के पास में, एंड थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पे, हार्ट के नियर, हार्ट के पास में स्थित होता है। उनके बाद हम बात करते हैं एरोलाई के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। डायग्राम में सबसे पहले मैंने ATM लिखा है, एटमोस्फियर, ठीक है ना। तो ये एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर से यहाँ पे ये स्पाइकिंग पथवे बन रहा है, स्पाइकिंग पथवे। और लास्ट वाला पार्ट क्या है, एरोलाई, ठीक है ना। तो स्पाइकिंग पथवे में सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, नोस्ट्रिल होगा। नोस्ट्रिल से क्या आएगा, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद भी क्या आएगी, नेजोफेरेंजियल कैविटी आएगी। उनके बाद में क्या आता है, ट्रेकिया। यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ट्रेकिया से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रेकिया आगे जाकर के किसमें डिवाइड हो रहा है, 2 प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। प्राइमरी ब्रोंकस ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस। अब प्राइमरी ब्रोंकस से आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है ना। अब सेकेंडरी ब्रोंकस भी आगे जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्रोंकस। अब टर्शियरी ब्रोंकस आगे जाकर के एक कप लाइक, एक माइक्रो कप लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको बोलते हैं एरोलाई। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, एरोलाई की होती है। और एरोलाई में क्या ओपन होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, एरोलाई में ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ पे जब हम एक एरोलाई की अगर हम बात करें, इसकी हमने किडनी के बारे में बात करते हैं कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, अबाउट 24 नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें। वो नेफ्रॉन क्या करें,
किडनी की जो फंक्शंस है वो भी कर रहा है और किडनी की स्ट्रक्चर का निर्माण भी कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। तो उसी प्रकार जब हम लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो वो भी कौन कर रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का काम कौन कर रहा है, लंग ये एलोलाई कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम मोस्टली एक एलोलाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक एलोलाई है, ये जो एलोलाई होती है उसमें ये डबल मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं एलोलर एपिथेलियम या एलोलर एपिथेलियम लेयर होती है उसमें। ये बीच वाला सेंटर वाला पार्ट होगा, ये एलोलर डक्ट हो गई, ये सेंट्रल रीजन हो गया इनका, और ये वॉल ऑफ एलोलाई हो गई, ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। इनके साथ साथ में आपको एक याद रखना है कि जो लंग्स होती है, लंग्स के बाहर लंग्स भी बाइलेयर्ड होता है। लंग्स की जो बाहर की अगर हम बात करें तो लंग्स भी क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरा। और प्लूरा में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। दिखाना मैंने, लंग्स के बाहर की क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा में क्या है, लिक्विड मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, यह लंग्स को खिंचने से बचाता है एक्सीडेंटल कंडीशन में, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा सारा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड किया, रिस्पायरेटरी पथवे और दूसरा रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी पथवे में आपको 6-7 ऑर्गन के नाम याद रखने हैं, नोस्ट्रियल, नेजल कैविटी, नेसोफेरेंजियल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियाई। सबसे पहले नोस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे आउटर पार्ट या ह्यूमन बॉडी की आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है, जिसकी संख्या 1 पेयर होती है, या ये 2 भागों में डिवाइड रहता है। नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो नेजल कैविटी के इंटरनल पार्ट की ओर एक मुक्कोसा लेयर पाई जाती है, मुक्कस लेयर पाई जाती है जो उसको मॉइस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो साथ में उसमें हेयर पाए जा रही है जो कि एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं उनको रोकने का कार्य करती है। उनके बाद में नेजोफेरेंजियल कैविटी, जो कि नेजल कैविटी लैरिंक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और नेजोफेरेंजियल कैविटी के जो एंड पॉइंट पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। और लैरिंक्स क्या है, साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन भी कहते हैं। उनके बाद में जो ट्रेकिया की जो लंबाई होती है अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो कि रिस्पायरेटरी पथवे का जो मेन पार्ट होता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया आगे जाकर के अबाउट 3 बार अगर डिवाइड हो रहा है, जिसको हमने प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शियरी ब्रोंकस का है, और इसको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया है। ये सारा रिस्पायरेटरी पथवा यहाँ से O2 पहले कहाँ पे आ रही है, ट्रेकिया में आ रही है, ट्रेकिया से कहाँ पे आ रही है, प्राइमरी ब्रोंकस में आ रही है, प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर बाद में टर्शियरी ब्रोंकस से आएगी, फिर वो लास्ट में कहाँ पे आएगी, एलोलाई में आएगी, ठीक है ना। और यहाँ की यहाँ की जो लेयर है, इस लेयर में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है। जो ही ये एयर यहाँ से आएगी, यहाँ से आकर के जो ही टकराएगी इस वॉल से, तो टकराएगी तब ब्लड में प्रेजेंस जो हेमोग्लोबिन है वो क्या कर लेगा, O2 के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो O2 युक्त जो ब्लड है ये इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वापस कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ पे जाएगा, सेल में जाएगा। तो ये तो होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, देखो रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो रिस्पायरेशन की जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे पहली स्टेप आती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म की पहली स्टेप आती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। इनकी दूसरी स्टेप आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इनकी तीसरी स्टेप आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तीसरी स्टेप कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और चौथी स्टेप आती है रेगुलेशन। कौन सी आती है, रेगुलेशन।
तो रिस्पायरेशन की जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक स्टेप आपको पढ़नी है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये 3 स्टेप के बारे में आपको बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में या 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। वो चारों स्टेप के नाम आपको याद रख सकते हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तीसरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और चौथी आती है रेगुलेशन। पहले स्टेप के बारे में अगर हम बात करें पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में, तो वो पल्मोनरी वेंटिलेशन, यहाँ पे जो पल्मोनरी जो वर्ड है वो है लंग्स के लिए आता है, और वेंटिलेशन यानी लंग्स के द्वारा की जाने वाली क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो लंग्स जो प्रोसेस कर रहा है, तो लंग्स के द्वारा यहाँ पे मोस्टली हम 2 मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? लंग्स के द्वारा कंप्लीट होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? लंग्स के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है और एयर बॉडी से बाहर निकलती है, या O2 हम इंटेक कर पाते हैं, CO2 हम बाहर निकाल पाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब दूसरी आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके बीच में? एरोलाई एंड ब्लड के बीच में। तो एरोलाई क्या देगी? एरोलाई ब्लड को देगी क्या? O2 देगी, और ब्लड एरोलाई को क्या देगा? CO2 देगा। यहाँ पे गैसों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी हमने बात की थी एरोलाई में एयर जा रही है, और एयर में प्रेजेंट जो O2 वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के कहाँ तक पहुंच रहा है? ये O2 कहाँ तक पहुंच रही है? सेल तक पहुंच रही है, और जो सेल से जो ब्लड आ रहा है जो ही वो एरोलाइट के पास में आएगा तो CO2 क्या कर देगा? लंग्स कैविटी या एरोलाइट में रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार से गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तीसरी आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में गैसों का परिवहन, गैसों का ट्रांसपोर्ट कहाँ से? एरोलाई से सेल के बीच, एरोलाई से सेल तक O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, या फिर एरोलाई से O2 सेल तक कैसे पहुंचेगी, किसके माध्यम से पहुंचेगी? तो यहाँ पे मोस्टली हम बात हीमोग्लोबिन की कर रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ब्लड के द्वारा O2 कहाँ पे पहुंच रही है? सेल्स में पहुंच रही है। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसका हो रहा है? O2 का हो रहा है। उसी प्रकार जब सेल में सेलुलर ऑक्सीडेशन होगा तब इसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, और CO2 वापस कहाँ तक आती है? लंग्स तक आती है। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के आ रही है। तो यहाँ पे CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो वो स्टेप कौन सी हो गई? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और चौथी स्टेप आती है रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप जो हमारी बॉडी में हो रही है, इन 3 स्टेप को रेगुलेट कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन करता है? तो उसमें हम करते हैं रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में हम किस बारे में पढ़ेंगे? मोस्टली ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन में क्या होता है? 2 रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं, और रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करवाते हैं? रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। तो आपको जो आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको सिर्फ एक ही स्टेप आपको पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेंटिलेशन की भी 2 स्टेप आती है। एक होती है इंस्पायरेशन और दूसरी आती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को दूसरा नाम बोलते हैं इनहेलेशन। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम क्या आता है? इनहेलेशन। और इनहेलेशन में यहाँ पे क्या देखो तो वो एटमोस्फियर से एरोलाई, O2 एटमोस्फियर से कहाँ पे जा रही है? एरोलाई में जा रही है। यानी O2 का एरोलाई तक पहुंचना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपायरेशन क्या होता है? एरोलाई से CO2 का जाना कहाँ पे? एटमोस्फियर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं। साथ साथ में मैंने ये लिखा है एक्टिव प्रोसेस, ATP यूज। तो इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। देखो प्रोसेस की हम बात करें 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, एक एक्टिव प्रोसेस, दूसरी होती है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में हमेशा ATP का या एनर्जी का यूज होगा, ठीक है ना। जब हम किसी एयर को इंटेक करते हैं तब ATP का यूज होता है, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तब ATP का यूज नहीं होता है। तो इस एक्सपायरेशन तो क्या होती है? ATP का यूज नहीं होता है, यानी पैसिव प्रोसेस हो गई। इंस्पायरेशन क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस होती है और ATP का यूज होती है। अब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है उसके बारे में आपको समझना है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है।
इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे देखो ये बनाया है, ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है वो हो गई। अब वर्टिब्रल कॉलम से क्या आ रही है, रिब्स आ रही है। क्या आ रही है, रिब्स। तो ये क्या हो गई, रिब्स। मैंने यहाँ पे 2 रिब्स शो किए, ये क्या हो गई, रिब्स। क्या लिखा मैंने, रिब्स। ठीक है ना। अब 2 रिब्स के बीच जहाँ पे रिब्स आपस में जुड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम से जो रिब्स निकल रही है और आपस में आकर के यहाँ पे क्या हो रही है, जुड़ रही है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे जॉइंट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या बोलेंगे, स्टर्नम। ये और इसके बाद पार्ट क्या होगा, स्टर्नम। ठीक है ना। अब 2 रिब्स के बीच की अगर हम बात करें तो 2 रिब्स के मध्य मसल्स होती है। ठीक है ना, मसल्स। 2 प्रकार की आपको मसल्स देखने को मिलेगी और मसल्स का नाम आता है ICM। क्या नाम आता है, ICM। और ICM की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है ना। यहाँ पे जो मसल्स पाई जाएगी उस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कोस्टल मसल्स। और यह मसल्स भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है EICM, दूसरी कौन सी होती है, IICM। और कौन सी मसल्स है, एक तो EICM, दूसरी होती है IICM। तो EICM की फुल फॉर्म क्या होगी, ए का नहीं एक्सटर्नल, आई का मानी इंटरनल, आई का मानी देखो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स। IICM की फुल फॉर्म इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स। ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की मसल्स आपको 2 रिब्स के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखो शुरुआती हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन के बारे में। जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, देखो इंस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एयर को इंटेक कर रहे हैं या O2 को इंटेक कर रहे हैं। ठीक है ना। जब O2 को इंटेक हम कैसे कर पाएंगे, जब इस रिब्स में क्या होता है, कंट्रक्शन होता है। जब ICM मसल्स में कंट्रक्शन होता है तब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पीछे की तरफ जाता है। वर्टिब्रल कॉलम किधर, अपवर्ड मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है ना। ये बाहर की तरफ मूव करता है, ये भी क्या है, आगे की तरफ, बाहर की तरफ है या अपवर्ड मूवमेंट करेगी कौन, स्टर्नम वाला पार्ट। देखो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम वाला पार्ट बाहर की तरफ फैलाव होता है, उनका फैल जाती है बाहर की तरफ, या बाहर की तरफ या अपवर्ड मूवमेंट होता है। कब होता है, जब इस मसल्स में कंट्रक्शन होता है। ठीक है ना। जब इस मसल्स में कंट्रक्शन होगा तब यहाँ पे जो थोरेसिस कैविटी है, क्या कौन सी कैविटी है यहाँ पे, थोरेसिस कैविटी। तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम, क्या थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं थोरेसिस कैविटी। तो थोरेसिस कैविटी का क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी किसे कहेंगे हम, रिब, अपनी जो रिब्स है, रिब्स के जो मिड वाली जो कैविटी है, रिब्स के जो मध्य की ओर जो कैविटी बन रही है उस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिस कैविटी, जिसकी लंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। तो जब वर्टिब्रल कॉलम, जब इस मसल्स में क्या हो रहा है, कंट्रक्शन हो रहा है, तो वर्टिब्रल कॉलम बाहर की तरफ, स्टर्नम वाला पार्ट आगे की तरफ क्या करता है, उनका फैलाव होता है या मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। इस कैविटी का वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा। अब इस वॉल्यूम बढ़ेगा तब क्या है, एयर प्रेशर लो होगा। यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। किसकी तुलना में, एयर प्रेशर लो होगा किसकी तुलना में, एनवायरमेंट की तुलना में। अब क्या हो रहा है, जब ये मैकेनिज्म हो रही है, इसमें कंट्रक्शन हो रहा है, तब एयर प्रेशर कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो उनकी थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। अब थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तब क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, एयर कम है, तो एयर प्रेशर कम होगा। अब एयर प्रेशर कम होगा किसकी तुलना में, एनवायरमेंट की तुलना में कम होगा। अब गैसेज की जब हम बात करते हैं तो गैसेज हम क्या कर रहे हैं, गैसेज के बारे में हम बात करें तो गैसेज जो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है, प्रेशर की अंतर गैसेज के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में एयर प्रेशर ज्यादा है और अपनी जो थोरेसिस कैविटी है उसमें एयर प्रेशर कम है। तो बाहर की इन्वायरमेंट की जो एयर है वो कहाँ पे आ जाएगी, अपनी थोरेसिस कैविटी या लंग्स में आ जाएगी। ठीक है ना। और इंस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यह करना आपको। तो इंस्पायरेशन की प्रोसेस तो इस प्रकार से काम हो रही है।
एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो जस्ट इसकी अपोजिट होती है। जब पहले तो देखो एक्सपायरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस मसल्स में कंट्रैक्शन हो रहा है, जबकि एक्सपायरेशन की प्रोसेस में ये मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जब ये मसल्स रिलैक्स हो जाती है तब वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम वाला पार्ट अपनी मेन पोजीशन में आ जाती है। वर्टिब्रल कॉलम जो पहले एक्सपायरेशन प्रोसेस में जो बाहर की तरफ मूव कर रहा था, स्टर्नम वाला पार्ट जो भी बाहर की तरफ जा रही थी और थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, अब एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, ये मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अब जब ये मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तब क्या वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम वाला पार्ट अपनी मेन पोजीशन में आ जाते हैं। जब मेन पोजीशन में आएंगे तो पहले तो एयर प्रेशर अक्सर जो एयर अंदर गई है जिसकी वजह से एयर प्रेशर बढ़ रहा है, तब यहाँ पे एयर थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ेगा। किसकी तुलना में, इन्वायरमेंट के एयर प्रेशर की तुलना में, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर कम हो जाता है और थोरेसिस कैविटी का एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और जो गैसेज है वो लंग्स से कहाँ पे आ जाती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म में आपको सिर्फ एक ही स्टेप आपको बतानी है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको इंस्पायरेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है, और उनके साथ साथ में आपको बताना है इंस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। उसमें आपको बताना कि जो इंटरनल या इंट्राकोस्टल मसल्स में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम पार्ट अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर वेरी लो हो जाता है इसकी कंपेरिजन में इन्वायरमेंटल एयर प्रेशर की तुलना में। उस कंडीशन में एयर प्रेशर के साथ हमारी बॉडी में इंटर करती है, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। दूसरा एक्सपायरेशन के बारे में आपको एक्सपायरेशन की डेफिनेशन बतानी है कि एयर का बाहर निकलना है, CO2 का बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आईसीएम मसल्स में क्या होता है, रिलैक्सन होता है, रिलैक्स हो जाती है। उस कंडीशन में अपना जो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम पार्ट अपने मेन पोजीशन में आते हैं। जो थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, एयर प्रेशर बढ़ेगा इन्वायरमेंटल प्रेशर की तुलना में। इस वजह से एयर प्रेशर के साथ बॉडी से बाहर आउट होती है, जिसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ये मैकेनिज्म हो गई, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। इसको आप ढंग से पढ़ दे रहे हैं। थैंक यू।